अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कल हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था। चैप्टर 2 में हमने एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट के 2 एलिमेंट पढ़े थे। फर्स्ट वन सब्जेक्ट मैटर दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सेकंड वन सूटेबल क्राइटेरिया दैट इज़ फ्रेमवर्क। आज हम थर्ड एलिमेंट पढ़ेंगे दैट इज़ थ्री पार्टी रिलेशनशिप। लेकिन उससे पहले हम कल वाले टॉपिक से रिलेटेड पास्ट पेपर्स देखेंगे। तो चले पास्ट पेपर्स पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, What parts of a company's annual report are covered by an audit report? ऑडिट रिपोर्ट में एनुअल रिपोर्ट का कौन सा पार्ट इंक्लूड होता है? उसके कहने का मतलब ये है कि एनुअल रिपोर्ट में से ऑडिटर जो है वो क्या प्रिपेयर करता है। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हो जाती हैं, डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी हो जाती है और अदर सच इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो ऑडिटर क्या कवर करता है इसमें? तो हमने ये पढ़ लिया हुआ है कि ऑडिटर जो है ओनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखता है, वो किसी और इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी उसमें इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन ट्रू एंड फेयर व्यू इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब वो यहाँ पे फेयर प्रेजेंटेशन पूछ रहा है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क नहीं पूछ रहा है। ठीक है, इसको क्लैरिफाई करने के लिए उसने ट्रू एंड फेयर व्यू भी साथ लिखा है। तो इसमें यही हम लिखेंगे जो हमने कल ट्रू एंड फेयर व्यू में पढ़ा था, वो हम यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने लिखना होता है, तो जितने मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप पॉइंट्स या हेडिंग्स जैसे भी करके लिख दीजिएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क। इसमें आपने डेफिनेशन लिखनी है दोनों की। डेफिनेशन के बाद जिस तरह जो है प्रेजेंट किया गया है डेफिनेशंस में और जिस तरह पॉइंट्स लिखे गए हैं, आपने वो सारे पॉइंट्स इसमें लिखने हैं एज इट इज़ और इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, जो कल वाले टॉपिक में हमने पढ़े हैं वही सब आपने इसमें डिफाइन करने हैं। ठीक है, अब ये पास्ट पेपर से जो कल वाले टॉपिक से रिलेटेड थे, अब हम जो है आज वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट इज़ थ्री पार्टी रिलेशनशिप। थ्री पार्टी रिलेशनशिप हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है, मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ऑडिटर एंड शेयर होल्डर्स। ये तीन पार्टीज जो हैं इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ये हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। An audit is conducted on the premise that management and where applicable those charged with governance is responsible for। वो ये कह रहा है, यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि जब ऑडिट स्टार्ट होता है तो मैनेजमेंट को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले ही बता दी जाती हैं ताकि बाद में इश्यूज़ ना हो कि ये तो हम इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैनेजमेंट को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का नहीं पता होता है कि ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इस वजह से स्टार्ट में ही उनको बता दिया जाता है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्नॉलेज करना मैनेजमेंट का प्रीमाइस कहलाता है। मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्नॉलेज कर ले उसको प्रीमाइस कहा जाता है। ठीक है, अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है मैनेजमेंट की? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल्स को डिज़ाइन करना, इम्प्लीमेंट करना और उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देखना, और ऑडिटर को रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो उसको चाहिए हो, या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन विद इन द एंटिटी टू ऑब्टेन एविडेंस। ठीक है, सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है और उनको प्रेजेंट करना AFRF के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी हम डिस्कस कर रहे हैं? मैनेजमेंट की। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करना अकॉर्डिंग टू AFRF एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सेकेंड, उनको डिज़ाइन करना, इम्प्लीमेंट, इंटरनल कंट्रोल्स को डिज़ाइन करना, इम्प्लीमेंट करना और फिर उसके बाद उसकी इफ़ेक्टिवनेस चेक करना कि क्या वाकई वो सही से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। ये भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड आ जाता है कि ऑडिटर को प्रोवाइड करना ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो उसको चाहिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो ऑडिटर आपसे कहे कि मुझे ये वाली इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभी हमें ये देखना होता है ऑडिटर्स को कि कौन कौन से डेटर्स हैं, उनका एड्रेस चाहिए होता है वेरिफिकेशन के लिए, या फिर आप नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ देखना होता है कि कोई फेक एम्प्लॉय तो नहीं रजिस्टर हुआ हुआ, तो वो ये कह सकते हैं कि आप हमें एम्प्लॉयज़ से मिलवा दें एट्सेट्रा। इस तरह की जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको फुलफ़िल करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। नेक्स्ट चलते हैं।
इसमें एक ये पॉइंट भी है मैनेजमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कि अगर मैनेजमेंट जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्नॉलेज नहीं करती तो ऑडिट नहीं किया जा सकता। नो प्रीमाइस नो ऑडिट। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर और ऑडिट। ठीक है, सबसे पहले है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, to report on financial statement which includes auditor opinion, to communicate auditor's finding as required by ISAs। ठीक है, सबसे पहले रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू देती हैं या नहीं, और उन अगर कोई इशू है तो उसको रिपोर्ट करना, और उसके बाद कम्युनिकेट करना ISAs के अकॉर्डिंग। किसी ISAs में जो मेंशन है कि किसको आपने रिपोर्ट करना है उसको कम्युनिकेट करना है आपने। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक फ्लो चार्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे, आपको उससे समझ आएगी ज़्यादा अच्छी। ऑडिटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो आइडेंटिफाई करें कि कोई मिस स्टेटमेंट है तो नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या नहीं, और अगर मिस स्टेटमेंट है तो उसको उसको बताना, एड्रेस करना मैनेजमेंट को, या फिर कम्युनिकेट करना अगर कोई इशू है उन पर्सनस को जिनको ISA कहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम कम्युनिकेशन देख लेते हैं कि जो ऑडिटर है वो मैनेजमेंट को कब रिस्पॉन्सिबल है कम्युनिकेट करने के, और प्रोफेशनल बॉडीज़ या रेगुलेटर बॉडीज़ को कब उसने कम्युनिकेट करना है। मैनेजमेंट को तब उसने कम्युनिकेट करना है जब इंटरनल कंट्रोल्स में वीकनेस होगी, या फिर मॉडिफाइड रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा, या फिर ऑडिटर जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। इन 3 सिचुएशंस में उसको मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और प्रोफेशनल बॉडीज़ या रेगुलेटरी बॉडीज़ को कब उसने कम्युनिकेट करना है, जब जो है ऑडिटर को हटा दिया जाए उसके ओहदे से, ऑडिटर को रिमूव कर दिया जाए, तब वो SACP और ICAP को इन्फॉर्म करेगा। और नो क्लार मीन्स नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। अगर जो है लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो वो भी इन रेगुलेटिंग बॉडीज़ को बताया जाएगा अगर ISA में रिक्वायर है। ठीक है, ऑडिटर का कम्युनिकेट करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। किस किस को रिस्पॉन्स उसने कम्युनिकेट करना है, मैनेजमेंट को और प्रोफेशनल बॉडीज़ को। किन सिनेरियोज़ में करना है, मैनेजमेंट को इन 3 सिनेरियोज़ में करना है, जब वीकनेस इन कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल होगा, या फिर मॉडिफाइड रिपोर्ट होगी, या फिर ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। और प्रोफेशनल बॉडीज़ को कब करना है, जब ऑडिटर को हटाया जाएगा उसकी ओहदे से, और नो क्लियर लॉज एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा होगा, तो ISA में जो भी लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करेगा ऑडिटर। नेक्स्ट आ जाती है मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट आगे अब 2 टाइप की है कि या तो वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या वो इमटेरियल मिस स्टेटमेंट है। अगर तो वो इमटेरियल मिस स्टेटमेंट है तो उसका कोई नुकसान नहीं ऑडिटर को, क्योंकि छोटी-छोटी माइनर मिस स्टेटमेंट जो हैं वो होती ही हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, जो मैटर करती है वो है मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब मटेरियल मिस स्टेटमेंट में भी आगे 2 टाइप्स हैं। अगर तो रीज़नेबल एश्योरेंस ऑब्टेन हो गई है तो जो है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस मटेरियल मिस स्टेटमेंट के लिए, और अगर रीज़नेबल एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं हुई तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है उस मटेरियल मिस स्टेटमेंट के लिए। रीज़नेबल एश्योरेंस में हमने पढ़ा था कि 95% तक जो है ऑडिटर उनको एश्योरेंस प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब अगर वो 95% तक एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है और उसके बावजूद भी अगर कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट आई है 5% में से, 5% ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से, तो ऑडिटर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और अगर रीज़नेबल एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं की और फिर उसके बावजूद मटेरियल मिस स्टेटमेंट आई है तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होगा। हाँ, एक केस ये भी हो सकता है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट है लेकिन वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो है वो इंटरनल वो लिमिटेशंस की वजह से आई है, जो कि रीज़नेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के बाद भी आ सकती है, तो वो ऑडिट लिमिटेशंस की वजह से होगी। ठीक है, ये हमने जो है वो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ी कि उसको मिस स्टेटमेंट अगर आ जाए या उसने कम्युनिकेट करना होता है, क्या सिनेरियोज़ होते हैं, क्या यहाँ मिस स्टेटमेंट में क्या-क्या केस आ सकता है, ये सब हमने डिस्कस किया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ऑडिटर ने रीज़नेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर ली है या नहीं? तो इसका ये क्राइटेरिया है कि अगर तो ऑल प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड बाय ISAs परफॉर्म किए हैं ऑडिटर ने और उसके बावजूद मटेरियल मिस स्टेटमेंट सामने आई है तो वो इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से होगी।
लेकिन अगर एक भी प्रोसीजर ऑडिटर ने परफॉर्म नहीं किया जो कि रिक्वायर्ड बाय आईएस से था, तो अगर मटेरियल में स्टेटमेंट आई तो उसके लिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो आज हमने ये जो भी टॉपिक्स पढ़े उसका थोड़ा बहुत रिव्यू ले लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हमने मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ी कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना और प्रिपेयर करना, इंटरनल कंट्रोल को डिज़ाइन इंप्लीमेंट और उनकी इफेक्टिवनेस देखना, ऑडिटर को ऑल एलिमेंट इन्फॉर्मेशन या जो भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो प्रोवाइड करना। उसके बाद हमने देखा कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि उसने रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है, उसने अगर मिसस्टेटमेंट है या फिर अगर उस मिसस्टेटमेंट है तो उसने कम्युनिकेट करना है वो कौन सी मिसस्टेटमेंट होगी जिसमें ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होगा और किस में नहीं होगा, और कम्युनिकेट किस सिनेरियो में किसको उसने करना है, ये हमने आज डिस्कस किया। ये हमने फ्लो चार्ट में एक डिस्कस किया। कम्युनिकेट उसने किसको करना है, प्रोफेशनल बॉडीज़ या रेगुलेटरी बॉडीज़ को, और मैनेजमेंट को 3 सिनेरियोज़ में रिपोर्ट करना है और प्रोफेशनल बॉडीज़ को 2 सिनेरियोज़ में। अगर ये 2 सिनेरियोज़ आएँ तो उन्हें उन रेगुलेटिंग बॉडीज़ को कम्युनिकेट करना है। और मिसस्टेटमेंट की 2 टाइप्स हमने पढ़ी, और मटीरियल मिसस्टेटमेंट के भी आगे 2 सिनेरियोज़ देखे। अगर तो रीज़नेबल एश्योरेंस ऑब्टेन होगी है तो क्या उसके आगे सर्कमस्टेंसेस है, और अगर रीज़नेबल एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं हुई तो ऑडिटर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सब आज हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई भी आपको क्वेश्चंस हो या आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कुछ समझ ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह चैप्टर 2 नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।